हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जो कि है कार्बन साइकिल। ये जो टॉपिक है वो बीएससी, एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसके पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कार्बन साइकिल। अब सबसे पहले कार्बन साइक्लिंग क्या हुई? कार्बन साइक्लिंग वो हुई जिसके द्वारा कार्बन जो है वो अर्थ की जो अलग अलग स्टेट्स हैं या जो अर्थ की जो अलग अलग इकोसिस्टम हैं उसमें जब कार्बन का साइकिल होता है या कार्बन एक से दूसरे इकोसिस्टम में प्रवेश करके वापस से एनवायरमेंट में आ जाता है तो उसे जो है हम कार्बन साइक्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि कार्बन जो है वो एनवायरमेंट के अंदर या तो मिनरल्स के अंदर कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है या फिर एटमॉस्फेयर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। कार्बन साइक्लिंग वो प्रोसेस हुई जहां पर कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो अपनी कंफर्मेशन को चेंज करते हैं, इंटरचेंज होते हैं और बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, पेडोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर के अंदर एक से दूसरे रूप में मूव करते हैं या अपने आप को ट्रांसफर करते हैं। अब कार्बन साइकिल के स्टेप्स क्या हैं ये देख लेते हैं। कार्बन साइकिल जो है इसमें अर्थ पर अलग अलग डिफरेंट रिजर्वेयर प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा ये एक पाथवे बनाता है और पाथवे के द्वारा जो है इन सब के बीच में से कार्बन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब कार्बन साइक्लिंग के जो डिफरेंट रिजर्वोयर्स अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो कार्बन का मूवमेंट होता है वो अर्थ के ऊपर या प्लेनेट के ऊपर जो कार्बन है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखने में या बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो जो इसके पॉसिबल स्टेप्स हैं, पहला है एंट्री ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक बाय प्रोड्यूसर्स, मूवमेंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन फूड चेन एंड रिलीज ऑफ कार्बन बाय डिकम्पोजिशन। तो पहला जो है वो है एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के एंट्री होना। तो इसका जो ये पहला स्टेप है उसमें क्या होता है, कार्बन की जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो एटमॉस्फेयर से एंटर करती है। ये प्रोसेस जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा होती है जैसे वॉल्केनोज हो गए, एस्टेरॉइड एक्टिविटीज हो गई, जिससे कि क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज होती है और जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। कार्बन साइकिल जो है एक स्लो साइकिल है, बहुत ही स्लो होता है और इसमें जो लिथोस्फीयर में कार्बन प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर में वॉल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर में अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। इसके अलावा जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, कंबसन करते हैं यानी कि किसी भी चीज को जलाते हैं, तब भी जो है इनऑर्गेनिक कार्बन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उसके द्वारा एटमॉस्फेयर में आती हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन द्वारा, डीकम्पोजिशन द्वारा, वुड या फॉसिल फ्यूल को जलाने से या उनकी बर्निंग के द्वारा, इन सब के द्वारा जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन साइकिल का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कार्बन की एक इनऑर्गेनिक फॉर्म है जो बाद में धीरे धीरे ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूसर्स इनटेक करते हैं यानी कि जो ग्रीन प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसे ग्रीन प्लांट्स और एल्गी जो है अपटेक करते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके और फिर फोटोसिंथेसिस द्वारा इस इनऑर्गेनिक कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है इसी वजह से कार्बन साइक्लिंग का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये CO2 जो कि कार्बन की इनऑर्गेनिक फॉर्म है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर हम ओशियनिक रिजर्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर होगी? ओशियन के अंदर
उसका जो वाटर है उसमें डिसॉल्व हुई होगी, तो वहां पर जितने भी अंडर वाटर प्रोड्यूसर हैं वो ओशियन वाटर में जो भी CO2 है उसको इनटेक करेंगे। और जब एनर्जी की प्रेजेंस होगी, चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, तो ये जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन रिच या एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा जो स्टेप है उसमें जब प्रोड्यूसर्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, प्रोड्यूसर्स उनको कार्बोहाइड्रेट में बदल देते थे, तो उसके बाद जो है ये फूड चेन में जाती है, यानी प्रोड्यूसर से हर्बीवर्स, हर्बीवर्स से कंज्यूमर्स के अंदर जाती है। तो जो कार्बन की ऑर्गेनिक फॉर्म प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई गई है वो फूड चेन के द्वारा उसके कंज्यूमर्स के अंदर ट्रांसफर होती है, जो कि प्रोड्यूसर को खाते हैं। फिर जो हर्बीवर्स हैं वो उनको खाएंगे, हर्बीवर्स जो है प्रोड्यूसर को खाएंगे, तो प्रोड्यूसर से वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पहुंचा, हर्बीवर में, हर्बीवर को कंज्यूमर खाएंगे तो वो कंज्यूमर में जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से होते हुए ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो आगे तक जाता है। तो कार्बन की जो ऑर्गेनिक फॉर्म है उसमें जब वो फूड चेन के अंदर ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। उसके बाद लास्ट है रिलीज ऑफ डिकम्पोजिशन, रिलीज ऑफ कार्बन बाय डिकम्पोजिशन। अब चाहे प्रोड्यूसर की डेथ हो, चाहे हर्बीवर की डेथ हो और चाहे कंज्यूमर की डेथ हो, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी बॉडीज जो हैं वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज होती है। और जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो जो उस बॉडी में कार्बन की ऑर्गेनिक फॉर्म है वो वापस से इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर रिलीज होती है, और इस प्रकार से पूरा एक कार्बन साइकिल जो है कंप्लीट होता है। इस डिकम्पोजिशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, वो उन डेड बॉडीज के जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको डाइजेस्ट करके उन्हें सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक कार्बन जो उसमें वहां पर रह जाते हैं वो सॉइल के अंदर जमने लग जाते हैं और वहां पर लिथोस्फीयर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी, तब लिथोस्फीयर में ये जो कार्बन स्टोर था वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो रिमेन डेड पार्ट्स के जो रिमेन्स हैं जो कि सॉइल में रह गए हैं वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं, और जब उनको जलाया जाता है तो भी जो है कार्बन उनसे रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका कुछ पार्ट जो है वो तो रिलीज हो जाता है कहां पर, एटमॉस्फेयर में। कुछ पार्ट जो है वो अलग अलग रिजर्वोयर में स्टोर रहता है ताकि जो एनवायरमेंट है उसमें कार्बन की जो कंसंट्रेशन है उसका बैलेंस बना रहे। ये कार्बन साइकिलिंग का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हम मान सकते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए, अगर एक ओशन है तो यहाँ पर जो भी डिसॉल्व CO2 है उसका उपयोग यहाँ के मरीन बायोटा करेंगे, वो मरीन बायोटा यूज करेंगे। उसके बाद जो है फूड चेन में CO2 जो है वो एंटर होगी, उनका जब डिकम्पोजिशन होगा तो वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो इकोसिस्टम कोई भी हो, प्रोसेस जो है कार्बन साइकिलिंग की यही रहेगी कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कार्बन आए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उसको प्रोड्यूसर कर ले, प्रोड्यूसर इंटैक्ट करने के बाद वो फूड चेन में जाए, और फूड चेन के बाद जब उनकी डेथ हो जाए तो वो डिकम्पोज होकर के वापस एनवायरमेंट में आ जाए। अब कार्बन साइकिलिंग की कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, कार्बन साइकिलिंग जो है उसके साथ कुछ पैरेलल सिस्टम या पैरेलल साइकिल भी चलते हैं जो कि अलग अलग रिजर्वोयर में जो कार्बन है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, या एक बैलेंस बनाने के लिए जरूरी होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट रिजर्वोयर जो हैं वो डिफरेंट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एक से दूसरे लेवल पर पहुंचाते हैं और उसको वापस से रिलीज करते हैं। तो पहला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है उसमें पैसिव, ये इसे हम कार्बन का पैसिव रिजर्वोयर कहते हैं। यहाँ पर कार्बन जो है गैसेस के रूप में कंटेन रहता है, यानी कि CO2 के रूप में यहाँ कार्बन पाया जाता है। और कार्बन की जो फॉर्म यहाँ पर पाई जाती है वो रेस्पायरेशन या कंबसन या फिर नेचुरल एक्टिविटीज के द्वारा एटमॉस्फेयर में होती है। अब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है वो अलग अलग
अलग सिस्टम्स के द्वारा जब प्रोड्यूसर उसको एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वहां का बायोटा जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, उससे जो है अगली फूड सिस्टम के अंदर या फूड चेन में पहुंच जाता है, तो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। एटमॉस्फेयर जो है वो कार्बन साइक्लिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कार्बन के रिजर्वॉयर के रूप में होता है और इकोसिस्टम में कार्बन का बैलेंस बनाए रखता है। दूसरा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल हिंदी में बोलते हैं। बायोस्फीयर जो है उसमें सारे अर्थ के लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जब बायोस्फीयर की बात करते हैं तो या तो टेरेस्ट्रियल रूप में या ओशियन रूप में यहाँ पर रिजर्वोयर को दर्शाया जाता है। जब हम टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ लिविंग बींग्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ जो हैं इनको वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। जैसे ह्यूमन जब सांस लेता है तो मानव क्या करता है, ह्यूमंस ऑक्सीजन को इनटेक करता है जबकि CO2 को बाहर निकालता है, जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म CO2 को वापस एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं और उसे अगली आने वाले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर करते हैं। और डीकंपोजर्स जो हैं वो फाइनली उसको फिर से जो है डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को वापस इनऑर्गेनिक कार्बन में बदलते हैं और उसको वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देते हैं। ये तो बात हुई टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर की। अब अगर हम बात करें ओशियन कार्बन रिजर्वोयर की, तो यहाँ पर जो बायोस्फेरिक कंपाउंड है वो कौन हो गए, मरीन प्लांट, एनिमल्स और वहां पे जो डीकंपोजर्स हैं वो हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये भी सेम प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट सिर्फ इतना है कि यहाँ का जो मरीन जो इनकी वेजिटेशन होती है वो ओशन में डिसॉल्व, ओशन का जो वाटर है उसमें डिसॉल्व CO2 का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक कार्बन है वाटर में वो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट सॉल्ट के रूप में डिसॉल्व रहती है। ओशन भी जो है CO2 के एक एक्सेस सिंक के रूप में काम करता है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट भी होती है और साथ ही साथ सी वाटर में जो प्लांट्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब करके अन्य ट्रॉफिक लेवल्स तक भी पहुंचाते हैं। इसके बाद है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो इनऑर्गेनिक कार्बन के रिजर्वोयर के रूप में काम करता है, जो सॉइल एंड रॉक्स के रूप में हम उसको मान सकते हैं। तो लिथोस्फीयर जो है उसमें जो शेल और लाइम स्टोन जो है इसके अंदर कार्बन बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर होता है, जो कि स्लो कार्बन साइकिल का एक पार्ट होता है। जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है तो लिथोस्फीयर की जो CO2 है वो वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है। अब अर्थ की जो क्रस्ट है वो भी इसके अंदर हेल्प करती है, क्योंकि अगर सारे के सारे प्लांट मटेरियल या डेड जो एनिमल पार्ट्स हैं उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जो है वहां पर हो सकता है कि CO2 बढ़ जाए। तो अर्थ की क्रस्ट क्या करती है, इन जो रिमेनिंग डेड पार्ट्स होते हैं उनको दबा देती है, गहरे में उनकी बरिंग कर देती है, जिससे वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कार्बन साइक्लिंग की सिग्निफिकेंस क्या है ये देख लेते हैं कि कार्बन साइक्लिंग जो है वो अर्थ पर कार्बन के अमाउंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ताकि जो अर्थ है वहां पर लाइफ जो है वो हॉस्पिटेबल रह सके, वहां के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से वहां सरवाइव कर सके। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो सभी लिविंग बींग्स का एक एसेंशियल एलिमेंट है और ये जो है पूरे सिस्टम में अलग अलग रूप में मूव करता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर की एक बहुत ही एसेंशियल गैस है, जो कि अर्थ पर
हार्मफुल रेस को, यूवी रेस को नहीं आने देती। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है या इसका जो अमाउंट है वो अर्थ पर अगर बढ़ जाता है तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी जो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो कार्बन की जो मात्रा है वो अर्थ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए जो है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंट इकोसिस्टम में अगर हम मूवमेंट को समझ लें तो हम ये समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है या जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। कार्बन साइकिल जो है वो अन्य एलिमेंट्स के साथ, कार्बन जो है अन्य एलिमेंट्स के साथ टाइड होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए जो है वो ऑक्सीजन और सल्फर जैसे कंपाउंड की प्रेजेंस के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। कार्बन साइकिल जो है वो फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन कंपाउंड्स जो कि सोलर एनर्जी से ट्रैप्ड होते हैं, उन्हें ट्रैप कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, और प्रोड्यूसर से जो है वो आगे आने वाले ट्रॉफिक लेवल के अंदर जाते हैं। जब डिकम्पोजर के पास पहुंचते हैं तो डिकम्पोजर जो है उसका डिकम्पोजिशन करता है, जो कि एक नेचुरल वेस्ट रिमूवल सिस्टम कहलाता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से वेस्ट को रिमूव करने का सिस्टम कहलाता है। तो डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग गैसेस जैसे कि CO2 हो गई, मीथेन हो गई, अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो भी अफेक्ट होता है। अब ये सारी चीजें जो हैं इसमें ह्यूमन का इंपैक्ट क्या है, किस तरीके से ह्यूमन जो है वो कार्बन साइकिल को इंपैक्ट करता है। ह्यूमन की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, लैंड यूज में चेंज करना, लाइम स्टोन का यूज करना, ये सारी जो चीजें हैं वो एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है। जब वो डिफॉरेस्टेशन करता है तो वहां से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो प्रोड्यूसर जब कम हो जाते हैं तो एटमॉस्फेयर की जो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, उनको ट्रैप करने वाला कोई नहीं होता। तो इससे क्या होता है, जब CO2 की मात्रा बढ़ती है तो फिर वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि अर्थ की सरफेस पे बढ़ने वाले टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। अब जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो सारे के सारे अफेक्ट होते हैं। और साथ ही साथ ओशियन जो हैं उनकी भी उनमें जो है वाटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर जो हैं वो इस टेम्परेचर के कारण पिघलते रहते हैं और पिघल कर उनका जो वाटर है वो कहां जाता है, वो ओशियन में जाता है, जिससे कि जो अर्थ है उसका वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, बट ये वाटर जो है वो अनयूजेबल है या यूजफुल नहीं है। तो ये भी जो है एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो ह्यूमंस की वजह से कार्बन साइक्लिंग पे पड़ रहा है। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे धीरे धीरे ग्रीन प्लांट्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। अब जब ग्रीन प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो वहां के एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाती है, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री डेवलप की जाती है तो उसके आसपास एक ग्रीन जोन बनाना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि इंडस्ट्री से जो भी पॉल्यूटेड गैसेस निकल रही है, कार्बन जो निकल रहा है, उसे वो ग्रीन जोन में जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड स्ट्रक्चर में ह्यूमन चेंज कर रहा है, उसकी वेजिटेशन में चेंज कर रहा है, वो भी इस ओवरऑल कार्बन साइक्लिंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर मिलाए जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप प्लोइंग की जाती है, उस वजह से क्या होता है, सॉइल में जो मिनरल लेवल है वो बहुत ही हाई हो जाता है, जिससे कि सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है और इससे भी जो कार्बन साइक्लिंग है वो अफेक्ट होती है। तो ह्यूमन जो है वो मनुष्य जो है खुद जानता है कि कार्बन कितनी हार्मफुल है, लेकिन फिर भी अपनी एक्टिविटीज के द्वारा वो इसका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहा है, जिससे कार्बन साइक्लिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो आई होप ये जो छोटा सा टॉपिक था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट के एक और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।